तो जय हिंद गाइस गाइस मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। तो स्टोरी क्या है तो अपन स्टोरी सुन ही लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मुझे लगा नहीं था कि कहानी सुनाऊंगा क्योंकि थोड़ी स्वेलिंग थी। मैंने कल आपको बताया था कि जब सुबह सोकर उठा तो मुझे लगता है किसी कीड़े ने शायद काट लिया हो। तो आज बेटी ने ज़बरदस्ती कहा कि आप डॉक्टर को दिखाइए, तो दिखा कर आया। मेडिसिन दी है, कुछ क्रीम दी है लगाने के लिए। अभी थोड़ी स्वेलिंग कम है तो मैंने कहा चलिए सुना देता हूँ। तो अगर गाल फूला हुआ लगे तो उसको वो समझ कर आप भूल जाइए। वैसे भी आप चेहरा कहानियाँ सुनते हैं आप लोग, तो इसीलिए मैंने कहा कि कहानी यहीं सुनाता हूँ। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद इस तरह के जंग का ये पहला तजुर्बा है। टीवी पर देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में, इससे पहले सिर्फ पढ़ा था इतिहास की किताबों में, बाकी लोगों से सुना होगा। और अगर हम जंग की बात करें तो दुनिया में दो सबसे बड़ी जंग हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इन दोनों को जंग की अगर एक पूरी कब तक लड़ी गई इसको मिला दें तो करीब 10 साल, 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल के लिए था। इसके बाद दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 से 1945 यानी 6 साल। तो पहला 4 साल, दूसरा 6 साल, 10 साल। जंग 10 साल की हुई, आधे से ज़्यादा दुनिया इसमें हिस्सा ली, शामिल हुई। लेकिन इस 10 साल ने इस दुनिया को सैकड़ों साल पीछे ढकेल दिया था। यानी 10 सालों में हमने नागासाकी, हिरोशिमा, एटम बम, इन सारी चीज़ों को समझा। धीरे धीरे इन जंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई। अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच धीरे धीरे अब खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे वहाँ पे सेना हट रही है या दोबारा कब्जा हो रहा है, खबरें मिल रही हैं, गड्ढों में लाशें मिल रही हैं। इल्ज़ाम लग रहा है कि गैस और वो उस तरह के हथियार जो पे बैंड है, नहीं यूज़ करना चाहिए, उनको अभी इस्तेमाल हो रहा है। तब इन इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई ये पता नहीं, लेकिन जब भी जंग होती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि आप हथियार के साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो खुशी खुशी तो करते नहीं है, या ये नहीं करते आप कि इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको अपने यहाँ सहेज कर रखना है एक ट्रॉफी की तरह। इसीलिए आप खतरनाक से खतरनाक हथियारों का परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि मौका मिले तो दुश्मनों पर इसको इस्तेमाल कर सकें। और ये सिलसिला आज से नहीं है, न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे बहुत पहले से, जब से ये दुनिया आबाद हुई है, जब कबीलों से लड़ाई शुरू होती थी, उसके बाद धीरे धीरे इंसान ने तरक्की की। फिर हथियार बने, पहले ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे से होती, फिर तलवार, उसके बाद हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाना, जानवरों का इस्तेमाल, फिर तोप, बंदूक, गोलियां, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद एक से एक फिर न्यूक्लियर वेपन आया, फिर बायोलॉजिकल वेपन आए। किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, सेना की ज़रूरत नहीं है, एक वायरस छोड़िए और एक पूरा देश तबाह। देश क्या, उस देश से निकलकर दुनिया तबाह। बेस्ट एग्जाम्पल दूसरा, अगर रूस और यूक्रेन की जंग के भी हम लोग विटनेस हैं, बहुत सारे लोग जो मैंने कहा कि शायद पहली बार इस तरह की जंग की चीज़ें देख रहे हैं, तो उसी तरह विटनेस हैं। हर 100 साल में एक महामारी आती है, और कोरोना 2019 में आया, हम सब ने देखा, कोई ऐसा नहीं है जो उससे अछूता। कोरोना भी क्या था, एक तरह का एक वायरस था। अब यही अगर कोरोना गलती से लीक हुआ तो वायरस है, लेकिन अगर साजिश के तहत इसको फैलाया गया तो ये फिर बायोलॉजिकल वेपन है, जैविक हथियार है। ऐसा इससे पहले भी हुआ है। कई ऐसी बीमारियों को दूसरे देशों के ऊपर छोड़ा गया वायरस की शक्ल में, ताकि वो बर्बाद हो जाए, उसमें उलझे रहें। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि जो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। उस वक्त भी गैस, जहरीली गैस और इन सब के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये मालूम था लोगों को कि दुनिया में अमन चैन तो है नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। तो बहुत से देश उसकी तैयारी कर रहे थे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। और इत्तेफाक देखिए कि जिस जापान पे, जिस शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला और अब तक का आखिरी 2 एटम बॉम्ब गिराया अमेरिका ने, वो जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ताकतवर था। और इसी जापान में एक वक्त में, आज तो हम सोच भी नहीं सकते, चीन पे हमला किया और चीन की हालत ख़राब कर दी। चीन के कई इलाकों को जीत लिया। वहाँ जापानी जो उनकी इंपीरियल आर्मी है, उनका कब्जा था। तो ये कहानी
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले तक से लेकर शुरू होने के ख़त्म होने के बाद मतलब 1945 तक की कायदे से 1930 में इस कहानी की शुरुआत होती है। इंसानी इतिहास की ये वो कहानी है जिसमें इंसानों द्वारा इंसानों पर किए गए रिसर्च के नाम पर जिस तरीके से जान ली गई, जैसे जैसे जान ली गई, सोच कर दहल उठता आदमी। कहानी में बताऊंगा, लेकिन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये आप हम सब जानते हैं कि अगर कोई गोली चलाता है और सामने वाले को मारता है तो वो मर जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपसे पलट के पूछूं कि गोली से इंसान क्यों मरता है, तो कई बार ऐसा भी लगता है जैसे मुझसे को पूछे तो मैं कहूँगा क्या बेवकूफ़ी के सवाल कर रहा है यार, गोली से इंसान नहीं मरेगा तो किससे मरेगा। मैं गोली लगती है इंसान मर जाता है। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब लगता है कि हमें तो पता है, लेकिन कायदे से जब आप डीपली उसमें घुसें तो लगता है कि नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे ऊपर ये बल्ब जल रहा है। अब ये बल्ब जल रहा है, इससे रोशनी आ रही है, रोशनी क्यों आती है? अब कोई भी कहेगा कि यार बल्ब है तो ट्यूबलाइट है तो रोशनी तो आएगी, लेकिन कैसे आती है, क्यों आती है? अब फिर वो पूरा साइंस है। तो एक इंसान की बुलेट से या गोली से मौत कैसे होती है? दूसरा इंसान ये बैठकर सोच रहा है और सोचने के बाद फिर वो कहता है और सोचता है कि यार हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक बुलेट से आदमी कैसे मरता है, कितनी दूरी से मारने पर मरता है, कहाँ कहाँ पर मारूं तो मरता है। अब ये सोच रहा है, बट सोच तक बात रहती तो भी ठीक थी। अब उस सोच को अमल में भी लाना है कि ये चेक करना है कि एक आदमी बुलेट से कैसे मरता है, और उसके बाद अपने ही जैसे बेगुनाह इंसानों को खड़ा कर उन्हें गोली मारता है, सिर्फ इस रिसर्च के लिए, ताकि वो पता कर सके कि इस बुलेट से उसकी मौत क्यों, कब, कैसे हुई। ये कहानी ऐसे ही एक, जिसे मैंने कहा कत्ल खाना, बूचड़ खाना, जिसको एक लैब का नाम दिया गया था, उस लैब की कहानी। और ये कहानी अपने आप में फेमस है यूनिट 731 के नाम से। यूनिट 731 जापानी इंपीरियल आर्मी का ये एक लैब था जिसका नाम है यूनिट 731। बात 1930 की है। जापानी इंपीरियल आर्मी में एक चीफ मेडिकल अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल शीरो इशी। जनरल शीरो इशी चीफ मेडिकल अफसर के होने के नाते हैसियत से उनका काम था कि बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करो, दुश्मनों को मात देने के लिए हम क्या क्या मेडिकली क्या क्या कर सकते हैं, रिसर्च करके। तो ख़ासतौर पर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, रासायनिक और जैविक हथियार कैसे दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ सकता है। कहते हैं शीरो इशी जो जनरल चीफ मेडिकल अफसर जापानी इंपीरियल आर्मी का, ये अपने आप में बेहद खूंखार एक डॉक्टर था, लेकिन शायद डॉक्टर वाली और कोई बात नहीं थी, उस पेशे को हटा देते इंसान वाली। तो जापान इंपीरियल आर्मी में इस जनरल शीरो इशी के एक दोस्त थे और वो इंपीरियल आर्मी में बहुत बड़े पोस्ट पे थे। ये जनरल थे, उनसे भी बड़े थे, और उनका नाम था कर्नल शिकाहिको कोइजुमी। अब कोइजुमी जो थे वो शीरो इशी के दोस्त थे, और कोइजुमी की सरकार में बड़ी अच्छी पहुंच थी, चलती थी। अब जापान सरकार की तरफ से कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमें अपनी सेना को मजबूत करना, उसके लिए कुछ रिसर्च करनी है, खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाओ ताकि दुश्मनों को हम ज़्यादा बर्बाद कर सकें। तब जनरल शीरो इशी ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। 1930 से लेकर 1932 2 साल तक जनरल शीरो इशी ने रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर रिसर्च करें और ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार बनाएं। स्टडी करने के बाद आखिरकार अपनी रिपोर्ट दी अपने सीनियर अफसरों को। अब उस वक्त ये काम आए कोइजुमी जो जापानी आर्मी में, उन्होंने इनके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। कहा गया जनरल शीरो इशी से कि आप अपना काम शुरू कीजिए, आपको लैब बनानी है, आप लैब बनाइए। अब इत्तेफाक से उसी वक्त 1931 की बात है, लगभग माहौल ख़राब होने शुरू हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं था शुरू, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि कभी भी हो सकती है। जापान ने 1931 में चीन पर हमला कर दिया, और चीन में एक जगह है मंचूरिया, उस मंचूरिया पर हमला करने के बाद एक तरह से इस युद्ध की शुरुआत की थी।
फिर इसके बाद पूरी तरह से 1937 में जापान ने चीन पे हमला किया था और उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो गया था। जापान की जो इंपीरियल आर्मी थी ये चीन में दाखिल हुई, मंचूरिया पे कब्जा कर लिया और जापान के इस कब्जा करने के बाद चीनी आर्मी पीछे हटना शुरू हो गई। मंचूरिया पे कुछ दिनों के बाद जापान का पूरी तरह कब्जा था। कब्जा करने के बाद अब जापान ने वहाँ पे देखना शुरू किया। उन्हें किसी वक्त ये था कि लैब बनानी है। डॉक्टर शियो एशी के प्रोजेक्ट पास हो चुका था, बट वो लैब जापान के अंदर नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि इस तरह के लैब, ऐसे रिसर्च दुनिया शायद जापान के खिलाफ हो जाए। तो गुपचुप तरीके से कहीं दूसरे ऐसी जगह पे, ऐसे देश में जहाँ उन्होंने हमला किया, जिसे उसे अपना गुलाम बनाया, उस देश की सरजमीन पर ये खतरनाक लैब खोलने का इरादा था। और आखिरकार मंचूरिया पे कब्जे के बाद जापान को ये मौका मिल गया। 1932 में मंचूरिया पे कब्जे के बाद जापान सरकार ने इजाज़त दे दी शिरो इशी को कि जाओ और तुम अपना लैब शुरू करो। शिरो इशी ने लैब शुरू किया। कोइजुमी ने उनकी मदद की, जो जापान इंपीरियल आर्मी में अफसर थे। ये वही कोइजुमी हैं जो बाद में 1941 से 45 तक जापान की गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। तो आप कद का अंदाज़ा लगा सकते हो उसी वक्त। तो खैर इन्होंने अब वहाँ पर रिसर्च करना शुरू किया। अब रिसर्च करने के लिए इन्हें जानवरों की ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पे कोई भी जब रिसर्च होता है मेडिकली, तो इंसान चूहों पे, बंदरों पे, बाकी जानवरों पे रिसर्च करता है। जैसे इवन कोरोना के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन शिरो इशी इंसान के नाम पर एक तरह से जल्लाद था। उसकी निगरानी में ये लैब शुरू हुआ और जिस जगह पे इसने लैब शुरू किया मंचूरिया में, वो एक ऑलरेडी वहाँ पे एक लैब बनी हुई थी जिसका नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। ये उस वक्त वहाँ पे ये लैब था। इसी लैब को 1932 में शिरो इशी ने टेक ओवर किया और इसका नाम रख दिया यूनिट 731, यूनिट 731। अब यहाँ पर रिसर्च शुरू हुआ, केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च। ये पिंगफांग शहर जो मंचूरिया जहाँ पे ये फिर लैब बनाया गया, ऐसे कुछ और भी लैब बनाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिट 731 ही क्यों चर्चा में आया, क्योंकि उसकी वजह थी इस लैब में जब काम शुरू हुआ तो इंसानियत शर्मसार हुई, क्योंकि इंसानों पे ऐसा जुल्म शायद ही किसी लैब में, इंसानों के बनाए लैब में इससे पहले हुआ। इस लैब में अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती थी इंसानों पर। कहते हैं कि इस लैब में जब 1932 में शुरू हुआ, ये 45 तक चला, करीब 13 साल तक। इन 13 सालों में जो चीन की आर्मी के सिपाही थे जिनको सबसे पहले पकड़ा, कुछ दूसरे देशों के जो बंधक थे उन्हें पकड़ा, फिर लोग कम पड़ने लगे तो चीन के ही लोगों को सज़ा के तौर पर इस यूनिट 731 में लाया जाने लगा और इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया गया। तो इन 13 सालों में यूनिट 731 में और इससे जुड़े जो बाकी लैब थे, और भी जगहों पे लैब थे, इस रिसर्च के नाम पर जापान इंपीरियल आर्मी और ये शिरो इशी जो इसके CMO, चीफ मेडिकल अफसर, इनकी इस गैर इंसानी हरकत की वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान गई। 500,000, 5 लाख एक बड़ी तादाद होती है। अब यहाँ पे किस किस तरह के रिसर्च होते थे, कल आप उसकी कुछ झलकियाँ आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या होता था। शुरुआत में चीन के ही फौजी और चीन के सिपाहियों जिनके ऊपर इन्होंने जीत हासिल की, उनको पकड़ कर लाया जाता था, पर बाद में आम लोगों के ऊपर भी रिसर्च करना शुरू कर दिया गया था। ये अलग अलग मरीजों की चीर फाड़ करते और जो अलग अलग वायरस होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना, प्लेग, ये उनके अंदर इंसर्ट करते और फिर देखते कि इसका रिएक्शन क्या होता है। फिर उन्हें दूसरे के संपर्क में लाते, फिर देखते उसका रिएक्शन क्या है एक अच्छे खासे इंसान को। एक इनका था रिसर्च जिसको नाम दिया गया था फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इस रिसर्च के दौरान ये जितने भी इस तरह के कैदी होते, इंसान होते, उनके हाथ को बर्फ से भरे हुए ठंडे पानी में डाल देते और ये हाथ तब तक पानी में रहता और उस बर्फ के साथ जब तक कि हाथ जम ना जाए बर्फ के साथ। जब ये जम जाता तब फिर उसे बाहर निकालते और फिर पानी डालकर उस बर्फ को साफ करते और कभी कभी
बर्फ़ को हटाने के लिए और जमे हुए हाथ को दोबारा नॉर्मल करने के लिए उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डालते हैं। ये देखने के लिए ये इनके रिसर्च का तरीका था कि एक तो बिल्कुल ठंडा जहाँ पे आप फ्रोज़न हो जाए, और फिर बिल्कुल खौलता हुआ पानी जहाँ पे बिल्कुल आप गर्म हो जाए, तो उसमें इंसानी शरीर पे क्या असर होता है, तापमान का क्या असर होता है। तो इस तापमान के असर को जांचने के लिए इंसानों के हाथ, इंसानों के पैरों का इस्तेमाल किया, और इसमें कई इस रिसर्च के दौरान ऐसे हुए जिसमें इनको हाथ और पैर लास्ट में काटने पड़े, और उन्होंने काटे। तकलीफ इंसानों की देखने के लिए रिसर्च के जरिए और तापमान देखने के लिए। एक उसी वक्त इजिप्ट में एक महामारी फैली थी जिसका नाम था सिफिलिस। उस सिफिलिस की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले प्लेग भी फैल चुका था। तो जब इस यूनिट में पता चला तो उन्होंने कहा कि इस सिफिलिस का भी रिसर्च यहाँ करते हैं। उसके बाद उस इजिप्ट में जो लोग इससे संक्रमित थे उनमें से कुछ लोगों को लेकर आए, और फिर यहाँ पर लाने के बाद जापानी इंपीरियल आर्मी के लोगों ने इसके जो कीटाणु थे, इसके जो वायरस थे, वो उन कैदियों के अंदर डालना शुरू किया। और उस कैदियों को डालने के बाद देखते थे कि ये बीमारी कैसे फैलता है, कितना फैलता है। और इसे इतना ही नहीं, उन्होंने फिर इसके बाद जिन लोगों में बीमारी डाली उसमें फिर वहाँ की जो महिलाएं थी कैदी बंदी, उन आम बेकसूर महिलाओं को उठाया, उनके साथ जबरन रेप किया गया, उनके साथ सेक्स किया गया, और फिर करवाया गया उन लोगों से जो कि जिनके अंदर इस तरह के वायरस डाले गए थे, ताकि ये देखें कि इसका इनके ऊपर क्या असर होता है। इतना ही नहीं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि इन महिलाओं में से बहुत सारी जब प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उन प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों पर उस वायरस का क्या असर होता है। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को तो ये जानबूझकर अलग से लाते थे और उनके ऊपर अलग अलग बीमारियों के शोध करते थे कि ये देखूं उसके अंदर डालकर कि सिर्फ इस महिला पे असर होगा या इसके बच्चों पे असर होगा। तो ये भी रिसर्च करते थे। इतना ही नहीं, जब लोग अलग अलग आग के अंदर अलग अलग वायरस के लिए लेकर ये सारी चीज़ें का जब रिसर्च करते तो उसमें ज़्यादातर लोगों की मौत होती जाती। अब कई लोगों के ऐसे होते जिनमें मौत नहीं होती। कई रिसर्च ऐसे थे कि अगर उन्होंने सपोज हाथ में डाला तो ये देखना था कि अगर इस वायरस के फैलने से पहले कितना टाइम है कि अगर उस हाथ को शरीर से अलग कर दे तो ये बाकी बॉडी में इसका असर होता है कि नहीं। तो इधर इंसर्ट किया, वायरस दिया, और उधर हाथ या पैर जो भी जिस जगह पे शरीर के अंग में दिया उसको काट कर अलग कर दिया, ये देखने के लिए कि उसका बाकी शरीर में पहुंचा कि नहीं। अब जब ये हाथ पैर काटने लगे तो ये लगा कि इनके लिए तो ये बेकार है। तो इसके बाद उसे दूसरे टेस्ट से गुजरना होता है। उसके बाद वो अलग अलग गोलियां, बुलेट, बंदूक, अब वहाँ ले जाकर वो आधे अधूरे कटे फटे इंसान को खड़ा करते हैं और अब वहाँ पर हथियारों का प्रशिक्षण करते हैं, वेपन्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, गोली मार कर देखते हैं, गोला बारूद फेंक कर देखते हैं कि कितना उसका इम्पैक्ट है, कितना असर है। तो इस तरीके से उन्हें मारा जाता। कहते हैं कि इस यूनिट में जितना आप सोच सकते हैं या शायद मैं जितना बता सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेरहमी के साथ, उससे कहीं ज़्यादा अमानवीयता के साथ इंसानों के ऊपर ही रिसर्च किया गया। और तमाम रिसर्च मासूम लोगों पर शुरुआत ज़रूर हुई चीनी आर्मी के साथ या उनके सिपाहियों के साथ, पर बाद में बेगुनाह लोगों के साथ जो उनके गुलाम थे उनके ज़रिए इनके ऊपर ये सारे रिसर्च करते गए। कई बार इन्होंने जो बंधक बना कर रखते थे पुरुष और महिलाओं, उनसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाते थे ताकि ये देख सके कि अगर एक का शरीर थोड़ा सा ठीक है, उसमें कम वो डाला है और दूसरे में नहीं है, तो दोनों को जब मिलते हैं तो फिर क्या बीमारी होती है, कैसे होती है, क्या असर होता है। तो एक के ज़रिए दूसरों को भी मारने की कोशिश की जाती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। बीच में इसको लेकर कई बार ये चीज़ें उठी यूनिट 73 को लेकर की जापान इस तरीके का एक रिसर्च कर रहा है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को लेकर, खतरनाक हथियार इंसानों पर, और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जितने लोग गायब होते, जो पकड़े जाते, उनके परिवार वाले इधर उधर भागते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। बट कई लोगों को ये मालूम था कि ये हो रहा है, लेकिन इंसाफ कौन करता। तो ये सिलसिला चलता रहा। इत्तफाक से 1939 में फिर आखिरकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 45 तक चला। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाया, इसके बाद जापान कमज़ोर हो गया। जापान ने हथियार डाल दिए और जापान के हथियार डालने के साथ इधर सोवियत सेना भी पहुंच गई थी चीन की तरफ। उसके बाद जापान
की जो आर्मी थी, इंपीरियल आर्मी, उसको यहाँ से हटना पड़ा इस एरिया से। और वो जब भागे तो फिर वहाँ पर उस वक्त चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी साथ था, सोवियत भी साथ थे, तो फिर वहाँ पे ये लोग पहुँचे इस लैब पर जो यूनिट 731। वहाँ जाने के बाद सोवियत संघ की जो सेना थी उसने इस लैब को अपने कब्जे में लिया और वहाँ जो भी लोग जापान के थे जो काम कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार किया। हालांकि कहते ये भी हैं कि गिरफ्तारी से पहले, और उन्हें पता था कि हम हार रहे हैं, तो बहुत सारे जो रिसर्च पेपर थे जापान ने जला दिए, लेकिन बहुत सारे बच गए। इसके बाद इन लोगों को लेकर आया गया, इनके ऊपर एक युद्ध बंदी वाला मुकदमा चला। कुछ को सोवियत सेना ने कब्जे में रखा, जेल भेज दिया। कुछ को यूएस ने कहा कि हमें सौंप दो। यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने इस यूनिट 731 के कई अहम साइंटिस्ट और बाकी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। लगा था कि अमेरिका जो है इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ भी खेल हो गया। अमेरिका ने उनके खिलाफ कुछ काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने करीब 5 लाख इंसानों की मौत के जो जिम्मेदार थे। अमेरिका ने इन लोगों से सिर्फ ये कहा कि तुमने जितने भी अभी तक रिसर्च किए, चाहे वो केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, जैविक या फिर रासायनिक हथियार, उन रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो क्या रही वो हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें माफ़ी दे देंगे। और कहते यही है कि उन लोगों से अमेरिका ने वो रिपोर्ट ले लिया। अमेरिका शुरू से बहुत ही होशियार और चालाक देश है, और उन सबको लेने के बाद उन सबको माफ़ी दे दी। तो ये सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें अमेरिका ने ले ली। लेकिन 1945 में जब सोवियत ने इस जगह को आज़ाद कराया, जापान की इंपीरियल आर्मी हार गई, तो फिर इस यूनिट 731 को पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और फिर दोबारा कभी ये नहीं बसा। आज भी वो जगह अपनी जगह पर है, और अब लोग यूनिट 731 की जो कहानी जानते हैं, उस इलाके में जब भी जानते हैं तो सिर्फ एक नज़र डालने के लिए उस इलाके का दौरा ज़रूर करते हैं कि ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब 13 साल तक इंसानों के ऊपर सबसे ख़तरनाक रिसर्च किए गए थे और इतने सारे लोगों की जान गई थी। हालांकि इसके अलावा भी वहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि आपको, कई और भी यूनिट थे जहाँ पर रिसर्च होता था, लेकिन सबसे बदनाम, सबसे कुख्यात यही था, यूनिट 731। तो 13 साल के बाद आखिरकार इस यूनिट को बंद कर दिया गया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये ऐसा नहीं, कहानी ख़त्म हो गई। आज भी इस दुनिया में बहुत से देश, बहुत ताकतवर देश, ताकतवर नहीं वो भी गुपचुप तरीके से इस तरह के रिसर्च करते रहते हैं और सारे कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं। बहुत जगह पे इंसानों पर रिसर्च होता है। आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 2019 दिसंबर में जो कोरोना फैला था चीन की वुहान लैब से, यहाँ पे भी याद रखिए वो वुहान लैब है, तो उस वुहान लैब से जो फैला था, क्या चीन ने जानबूझकर उसे फैलाया था या वहाँ के स्टाफ की लापरवाही और गलती की वजह से हुई थी? और इतने ख़तरनाक वायरस का वो कर क्या रहा था? क्योंकि वहाँ से कई चमगादड़ मिले थे और कोरोना का जो वायरस है उसका ओरिजिन चमगादड़ से हुआ था। तो उस वुहान लैब को लेकर भी बहुत सारे शक और सवाल हैं। अमेरिका से लेके WHO, बाकी देश इल्ज़ाम लगाते रहे, और इल्ज़ाम लगाने की कई वजह भी है। कोरोना पूरी दुनिया में फैला, लेकिन जिस देश से फैला उस देश में कोरोना ने सबसे कम तबाही मचाई। बाकी दुनिया ताला लग गया, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों इससे ग्रसित हुए, संक्रमित हुए। तो क्या चीन की ये साजिश थी? और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये साजिश नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से आज भी यूनिट 731 जैसी न मालूम कितनी लैब है जो अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों की निगरानी में बड़े गुपचुप तरीके से चल रही हैं, जहाँ पे केमिकल, बायोलॉजिकल इस तरह के रिसर्च होते हैं। कुछ ओपन है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसर्च होता है क्योंकि वो लीगली है, इंसानों की भलाई के लिए कहते हैं किया जाता है। लेकिन जो इंसानों की भलाई से ज़्यादा अपने देश को ताकतवर बनाने और दुश्मनों को मिटाने के लिए जो रिसर्च होती है वो सब चोरी छुपे होते हैं। तो ऐसे आज भी बहुत सारे लैब हैं जहाँ पे चोरी छुपे उसी तरीके का काम हो रहा है जो शायद 1932 से 1945 तक चीन के उस यूनिट 731 में हुआ था। तो ये थी कहानी उस खूंखार लैब। तो गाइस, आपने बहुत ही खतरनाक, मतलब मैं क्या कहूँ, अब आप ही सोचिए, इतनी डेंजरस कहानी अपन ने सुनी। और इससे भाई अब हम क्या ही बता सकते हैं कि आज भी इस दुनिया में इस तरीके के रिसर्च चलते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि इस तरीके से रिसर्च आज भी इस दुनिया में चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे बड़ा, अब मैं क्या ही बताऊं कि कितना
बुरा मुझे लगा इस कहानी को। और बाकी आज की दुनिया में भी इस तरीके से चल रहे हैं तो ये बड़ा मतलब वो है। बाकी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिसने वो इतना बड़ा 5 लाख लोगों की जान ली, वो सबसे बड़ा दुखदाई है। अगर कोई इसे करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उनको भी उसी तरीके से मारना चाहिए, उसी तरीके से उनके ऊपर वो करना चाहिए जिस तरीके से उनने 5 लाख लोगों के लिए करा है, ताकि पूरी दुनिया को दिखा के ऐसा करना चाहिए कि एक मिसाल बने कि ये दुनिया अगर कोई इतने ज़्यादा लोगों की जान लेगा तो उनके खिलाफ भी क्या होगा। चलिए दोस्तों, एक अगली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूँ, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।